छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 साल पहले प्रदेश के 28 शहरों को मॉडल घोषित किया गया था। वही बता दें कि 1.5 साल बाद भी वही 28 शहर जो एनजीटी के मापदंड में खरा नहीं उतर पाया है। बता दें कि एनजीटी के मापदंडों के अनुसार अपशिष्ट कचरा और प्लास्टिक कचरा, साथ ही साथ नालियों की साफ सफाई और देखरेख में ये खरा नहीं उतर पाए हैं। राज्य शासन ने प्रदेश के 28 बड़े छोटे शहरों को मॉडल शहर घोषित किया था। इन शहरों को आदर्श शहर घोषित किए 1.5 बरस से ज्यादा हो गए, लेकिन इन शहरों में आदर्श बनने के अपेक्षित सुधार नहीं हुए। एनजीटी के मॉडल शहरों में पर्यावरणीय मापदंडों के अनुसार सुधार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये सुधार नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव अगले माह 5 तारीख को एनजीटी के इस संबंध में रिपोर्ट पेश करेंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के जिन शहरों को मॉडल घोषित किया है, इनमें 5 नगर निगम, 11 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत शामिल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन, निर्माण, विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, सेप्टेज मैनेजमेंट और नालियों की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके लिए 14 नवंबर 2019 की समय सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन ज्यादातर मॉडल शहरों में मापदंडों में अपेक्षित सुधार नहीं किया है। प्रदेश सरकार अपनी नई योजना के साथ आम लोगों को सुविधा देने के लिए, वही शहरी सुविधा बढ़ाने के लिए नई योजना निकालती है। वही शहर को मॉडल बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन एनजीटी के मापदंड के खरा नहीं उतर पाने पर फरवरी में मुख्य सचिव की पेशी दिल्ली में होगी। द न्यूज रिपोर्टर के लिए तिलक देवांगन। मकर संक्रांति वैसे तो एक ही त्यौहार है, लेकिन हमारे देश भारत में अलग अलग समाज के लोग इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आइए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं मकर संक्रांति बनाने की 8 अलग अलग परंपराएं। सूर्य 14 जनवरी से उत्तरायण हो रहे हैं। मान्यता है कि सौर मंडल का एक वर्ष देवलोक का एक दिन होता है। इस हिसाब से 6 माह देवताओं की रात होती है, तो 6 माह दिन। मकर संक्रांति के साथ देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। समाजों में इसका उत्सव अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, लेकिन नदी तालाब में स्नान और जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा लगभग सभी समाज में निभाई जाएगी। आइए आपको बताते हैं मकर संक्रांति बनाने के 8 अलग अलग परंपराएं। सबसे पहले गुजराती समाज। गुजराती समाज में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। गुजराती समाज में संक्रांति के दिन पूजा पाठ, तिल गुड़ खाने के अलावा पतंग उड़ाने की परंपरा है। सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम भी होते हैं। परिवार में भी इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पतंग उड़ाने और दूसरों की पतंग काटने से दुश्मनों का नाश होता है। मैथिल ब्राह्मण समाज के इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान को तिल अर्पित करने की परंपरा है। एक रात पहले पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन बुजुर्ग छोटों को तिल गुड़ बांटते हैं। तिला समाज में जिनके घर में नई शादी हुई होती है, वे एक दूसरे को भार भेंट करने की परंपरा भी निभाते हैं। तमिल और तेलुगु समाज में इस दिन पोंगल मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन बोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्या पोंगल, तीसरे दिन मंटू पोंगल और चौथे दिन कनुआ पोंगल मनाया जाता है। बोगी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि के बाद होली जलाई जाती है और शाम को नन्हे बच्चों पर फल फूल निछावर किए जाते हैं। मारवाड़ी समाज मकर संक्रांति पर भगवान को तिल का भोग लगाते हैं। 13 जनवरी की रात से ही पर्व की शुरुआत हो जाती है। घरों में दाल की पकौड़ियाँ और पुए बनते हैं। 13 सुहागिनों को सुहाग से जुड़ी 14 चीजें भेंट करने की भी परंपरा है, जो मारवाड़ी समाज के सभी घरों में निभाई जाती है। पंजाबी समाज इस दिन लोहड़ी मनाता है। मकर संक्रांति के दिन से माघ माह शुरू हो जाता है। इस दिन लकड़ियों का अंबार लगाकर आग जलाई जाती है। उसमें गुड़, तिल, मूंगफली समर्पित की जाती है। अलग अलग सभा की ओर से लोहड़ी मिलन का कार्यक्रम 17 जनवरी को किया जाता है। बंगाली समाज में संक्रांति की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। 14 जनवरी की सुबह तुलसी चौरे की सफाई की जाती है। नहा धोकर तुलसी के सामने नए चावल के आटे और नए गुड़ से सूर्य भगवान को अर्पणा दी जाती है। नए चावल से पीठे बनाए जाते हैं। इनमें पाटी शाप्टा, पुली, पायस, दूध और मूंगफली के मीठे खास हैं। मराठी समाज में मकर संक्रांति को हल्दी कुमकुम पर्व के नाम से जाना जाता है। इस दिन समाज की महिलाएं हल्दी और कुमकुम लेकर एक दूसरे के घर जाती है। तिलक लगाकर गुड़ और तिल के लड्डू बांटने की परंपरा है। अखंड सुहाग की कामना से महिलाएं एक दूसरे को श्रृंगार सामग्री भी दान करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी कहा जाता है। इस दिन समाज के लोग सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा पाठ करके खीर बनाते हैं। उसके बाद आस पड़ोस के घरों में उस खीर को बांटा जाता है।
घरों में दही और पोहे और तिल के पकवान बनाए जाते हैं। खिचड़ी रात में बनाई जाती है। दिनों में बनने वाली खिचड़ी से ये खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा अलग और ख़ास मानी जाती है। शायद इसलिए कहा जाता है कि भारत की अनेकता में ही एकता है, क्योंकि यहाँ एक त्यौहार को मनाने के लिए भी 8 अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर त्यौहार को हर समाज के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं अपूर्वा सिंह। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो रहे घोटाले को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत अब पंचायत खुद प्रस्ताव पारित करेगी और जिलों में सभी टेंडर होंगे। छत्तीसगढ़ के 38 लाख घरों में सीधे नल से पीने का पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन का ठेका अब पंचायत से मिले प्रस्तावों के आधार पर किया जाएगा। कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समिति ही टेंडर प्रक्रिया तय करेगी। यह काम 1 माह पहले एक विभाग के हाथों में था, लेकिन 7,000 करोड़ रुपए के इस टेंडर में गंभीर गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद खुद सीएम भूपेश बघेल ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। यही नहीं, इस नए सिस्टम को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी है, ताकि जल मिशन से जुड़ा सारा काम जमीन स्तर पर हो और गड़बड़ी की आशंकाएं समाप्त हो जाए। दरअसल राज्य व्यापी टेंडर किए जाने के कारण इसमें भारी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। मामला सीएम तक जा पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने टेंडर को निरस्त करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच के लिए पूर्व सीएस आरपी मंडल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित थी, जिसके बाद जिला स्तर पर टेंडर किए जाने का फैसला किया गया था। वहीं अब नए सिरे से काम जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने अंशदान का पूरा पैसा बजट में पारित करा लिया है। इसलिए केंद्र से मिली पूरी राशि का उपयोग करने के लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरा किए जाने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई थी। इसके माध्यम से प्रदेश के हर गांव के हर घर तक पाइपलाइन बिछाई जानी है। इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ठेका राज्य की बाहरी कंपनियों को दे दिया गया है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं शुभांगी ठाकुर। देश में लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पर एक मुसीबत आ पड़ी है। आपको बता दें कि सोनू सूद पर बीएमसी का आरोप लगा है कि सोनू सूद ने नोटिस को नज़रअंदाज कर रिहायशी इमारत को होटल बनाया है। वहीं इस मामले पर सोनू सूद के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों के मदद बनकर चर्चा में आए एक्टर सोनू सूद मुश्किलों में फंसे नजर आ रहे हैं। बृहद मुंबई नगर में बीएमसी ने उन पर एक 6 मंजिला रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील करने पर आरोप लगाया है। इस संबंध में जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बीएमसी ने शिकायत में कहा कि एक एक्टर ने मुंबई में AB नायक रोड पर शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन होटल बना दिया है। शक्ति सागर एक रिहायशी बिल्डिंग है और उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक्टर पर बिल्डिंग के हिस्से को बढ़ाने, नक्शे और इस्तेमाल पर बदलाव करने का आरोप लगा है। शिकायत के मुताबिक सोनू सूद नोटिस दिए जाने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण कराते रहे। वहीं इस मामले में सोनू सूद आरोपियों को गलत ठहराते हुए कहा कि ज़मीन के यूज़र चेंज के लिए परमिशन ली गई थी और अब महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि पूरी प्रक्रिया को देखते हुए अब बीएमसी की शिकायत पर पुलिस किस तरीके से जांच कर आगे की कार्रवाई पूरी करती है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं सोनाली जायसवाल। साल 2021 में देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर लगी हुई है। वहीं राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अपनी तरीके से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस, सभी अपनी अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। साल 2021 कई सियासी पार्टियों की किस्मत का फैसला करने वाली है। देश में 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां इन चुनाव में जीत दर्ज करने के जज्बे के साथ नए साल की चुनावी मैदान में उतरेगी। इन राज्यों में जैसे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, पांडुचेरी में कांग्रेस, तमिलनाडु में AIADMK और असम में भाजपा की सरकार है।
केरल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लेफ्ट का सरकार है। ऐसे में इस बार लेफ्ट गठबंधन LDF ने 140 में से 91 सीट पर जीत दर्ज करी, लेकिन LD को कांग्रेस के गठबंधन होने वाले UDF के साथ भाजपा के साथ कई जगहों पर चुनौती मिल रही है। ऐसे में लेफ्ट को अपनी वजूद को बचा पाने में सवाल खड़ा होता है। भाजपा ने 2016 में असम में कांग्रेस को हराकर असम की सीट हासिल की थी। इसके बाद भाजपा ने सर्बानंद सोनोवाल को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। 2016 में भाजपा को 126 में से 6 सीट मिली थी। कांग्रेस को 26 में से, अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को कुछ सीट दर्ज मिली थी। वही तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि यहाँ के चुनाव के बारे में इस बार खास होने वाला है, क्योंकि इस बार चुनाव में 2 बड़े दिग्गज जयललिता और AM करुणानिधि नहीं होंगे। बता दें कि पिछली बार AMK को 136 सीट मिली थी और DM को 89 सीट मिली थी। हालांकि सुपर स्टार रजनीकांत कमल हासन ने भी इस बार चुनावी मैदान में उतरने की आशंका की है। वही पांडिचेरी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल DMK और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है। पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस गठबंधन को 18 सीटें मिली थी, जब भाजपा और ऑल इंडिया NRS कांग्रेस को 14 सीट मिली थी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2021 में होने वाली है। वही बता दें कि मोदी की छवि इस तरीके से देश में फैली हुई है कि अलग अलग पार्टियों को असमंजस में ला दिया है। वही कड़ी टक्कर देने वाली है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस। लगातार गठबंधन करके स्थानीय पार्टियों के साथ राष्ट्रीय पार्टी अपना चेहरा उतारने की कोशिश कर रही है। वही बता दें कि नरेंद्र मोदी और कांग्रेस आखिर इस विधान चुनाव में कितने सफल हो पाते हैं, ये तो समय ही बताएगा। द न्यूज रिपोर्टर के लिए तिलक देवांगन, द न्यूज। 13 अगस्त 2020 को आरंग के गुल्लू शराब दुकान में लगभग 10 लाख रुपए की डकैती हुई थी, जिस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अंग्रेजी शराब दुकान में लगभग 10 लाख रुपए की डकैती हुई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम धनीराम धृतलहरे और विजय मनहरे। आरंग पुलिस ने घटना के बाद फरार चल रहे आरोपियों देवगांव खरोरा निवासी घनीराम धृतलहरे, परसवानी निवासी विजय मनहरे को महासमुंद से गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपियों को डकैती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। दोनों ने ही घटना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई थी। जानकारी के मुताबिक 13 अगस्त 2020 को आरंग के गुल्लू अंग्रेजी शराब दुकान में लगभग 10 लाख रुपए की डकैती हुई थी। पुलिस ने मामले के 3 आरोपियों को पहले ही पकड़कर जेल भेज दिया है, जबकि एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 13 अगस्त 2020 को आरंग के गुल्लू शराब दुकान में हुई डकैती के मामले में आरंग पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी थी और अब जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें इस डकैती की पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। द न्यूज रिपोर्टर के लिए मैं अपूर्वा सिंह। सौरव गांगुली के फैंस के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। गांगुली को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। घर लौट रहे सौरव गांगुली से जब उनसे हेल्थ के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि जैसा बॉडी रिएक्ट करेगी वो आगे वैसा ही कदम उठाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें 2 जनवरी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गांगुली अस्पताल से सीधे घर पहुंचे हैं। रेस्ट लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनकी बॉडी जैसे रिएक्ट करेगी वैसा ही वे आगे करेंगे। डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी डॉक्टर्स की टीम समय समय पर गांगुली के घर विजिट करेगी और देखभाल करेगी। इससे पहले मंगलवार को सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर डेविड शेट्टी गांगुली से मिलने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। उन्होंने गांगुली का इलाज कर रहे 9 डॉक्टर्स की मेडिकल टीम से मुलाकात की। उन्होंने कहा गांगुली को कोई भी बड़ी समस्या नहीं है। कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की दिक्कत सभी भारतीय को आती है। उनके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 48 साल के गांगुली का दिल 28 साल पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गांगुली ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को और उनकी सेवा करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद किया और कहा कि हॉस्पिटल में उनका बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल किया गया था। द न्यूज रिपोर्टर के लिए मैं शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के बीजेपी 13 और 22 जनवरी को आंदोलन करने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या धान खरीदी का आंदोलन सफल हो पा रहा है या नहीं। प्रदेश में धान खरीदी मुद्दे को लेकर के बीजेपी हमलावर हो गई है।
तो वहीं अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन का ऐलान किया गया है, जहां बीजेपी धान खरीदी मुद्दे को लेकर के 13 और 22 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर के आज बीजेपी ने सभी प्रदेश मुख्यालय में बैठक करेगी, जहां आंदोलन को लेकर के चर्चा किया जाएगा। बारदाने की कमी और धान खरीदी की समस्या पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर बीजेपी भी प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वहीं अब छत्तीसगढ़ के किसान और धान खरीदी के मुद्दे को लेकर सियासत जारी है। एक तरफ विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है, तो दूसरी ओर केंद्र की बीजेपी सरकार को भूपेश बघेल की सरकार कोसने में लगी है। द न्यूज़ रिपोर्टर के लिए मैं सोनाली जायसवाल।